हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरु पर आपका स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने यूनिट 1 स्टार्ट किया था क्लास 12 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक लेक्चर पे डिस्कस किया था और चार्ज के बारे में पढ़ा था और चार्ज के कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी देखी थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। इस पर हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। आज फिर से हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो वीडियो पे बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाए। मैंने कहा था कि आपको मैं सारा वीडियो जो 12th क्लास के सारे टॉपिक है उसको मैं कवर कराऊंगा, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप जाइए और देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यूनिट 1 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग चार्ज और मास के बारे में देखेंगे, चार्ज एंड मास, इस पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम चार्ज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, पर आज भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि चार्ज एक बॉडी का एक इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज हम क्रिएट नहीं कर सकते या फिर कुछ उसको हम शो नहीं कर सकते हैं, दिस इज चार्ज, ठीक है। तो चार्ज कहने का मतलब है कि किसी बॉडी का एक इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वैसे तो मास और चार्ज दोनों ही इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास एंड चार्ज दोनों ही इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मास इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स कंडेंस जो होता है इस बॉडी में, तो उसको हम लोग कहते हैं कि इस बॉडी का वो मास, ठीक है। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि चार्ज एक बॉडी का प्रॉपर्टी है। ये चार्ज इस बॉडी पर कब आ जाती है? जब इससे इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तब ये इस पे कह सकते हैं कि इस बॉडी पे चार्ज आया है और इसके चारों ओर अब इस पे एबिलिटी आ जाती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि वो रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। साथ साथ जनरेट तो करता ही, साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया उसमें यदि दूसरा कोई चार्ज आए तो उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो ये चार्ज क्या है? उस बॉडी पे प्रॉपर्टी आ जाती है, एक गुण आ जाती है। कब आ जाती है? जब उस पे या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ हो या उस पे गेन हुआ हो। एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक ग्लास का ट्यूब है, मान लीजिए ग्लास का एक ट्यूब है और एक हम सिल्क क्लॉथ लेते हैं। समझिए, एक ग्लास का ट्यूब लेते हैं और सिल्क का क्लॉथ लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, ठीक है, सिल्क और ये ग्लास। यदि इन दोनों को रब किया जाए तो बड़ा जाए क्लॉथ को और ग्लास ट्यूब, तो उसमें क्या पाया जाता है? जब उसको रब करते हैं लोग तो देखते हैं कि जो ग्लास है उस ग्लास में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर क्लॉथ पे आ जाते हैं, सिल्क के कपड़े में आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? इस जो ग्लास है उस ग्लास में इलेक्ट्रॉन लॉस होने के कारण इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। जबकि जो क्लॉथ है वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया, तो उस क्लॉथ में क्या आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन दोनों पर एक प्रॉपर्टी आ गई है, ये दोनों चार्ज हो चुके हैं, ठीक है। तो चार्ज का आना या ना मतलब चार्ज का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पर, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पर चार्ज होते हैं। समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है, इस बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रिकली अब ये न्यूट्रल, लेकिन मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल गया
तो इसकी एक प्रोटॉन की ताकत बढ़ गई, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज। यदि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज बने 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को वो मान लीजिए किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाती है, ठीक है। यदि 2 लॉस करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाती है ना। तो हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और इसके ऑपोजिट हम कह सकते हैं यदि इसमें ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो इस पे यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है 1e, बट नेचर में क्या होगा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। चलिए आज हम लोग डिफरेंस देखेंगे चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बताया चार्ज और मास दोनों ही इंस्टेंसिव प्रॉपर्टी, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, आज डिफरेंस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए चार्ज, फर्स्ट चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, ये क्या है चार्ज जो है एक बॉडी का प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड चार्ज। मतलब चार्ज जो है किसी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट पे रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस भी करता है, और उस फील्ड में यदि दूसरी कोई चार्ज करती है तो वो एक्सपीरियंस भी होता है, या तो इलेक्ट्रिक को ये रिपेल करेगा तो एक्सपीरियंस भी होता है। तो ये हो गया मेरा पहला। यही इस पे यदि जाए तो ये क्या होता है मास पे, तो द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स कंटेन्स इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ दैट बॉडी, ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी में जो उसके पार्टिकल्स कंटेंट्स होते हैं उसके अमाउंट को हम लोग कहते हैं मास ऑफ दैट बॉडी, उस बॉडी के मास कहते हैं, ठीक है, उस बॉडी का मास कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड पॉइंट द चार्ज प्रेजेंट इन अ बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। किसी भी बॉडी में जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आता है तो नेगेटिव चार्ज। यदि इसमें किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना हुआ तो न्यूट्रल। तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन बात को समझिए कि मास, यदि ये बॉडी है तो इस बॉडी में पार्टिकल्स कंटेंट होगा। ऐसा कोई भी यूनिवर्स में बॉडी नहीं है जिसका मास ना हो तो बॉडी ही नहीं हो सकता है वो, तो कहने का मतलब ये है कि द मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब किसी भी बॉडी का जो मास होगा, उसका जो मास होगा वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे 5 kg हम लोग बोलते हैं 5 kg, -5 kg कभी नहीं बोलते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव नेचर से बढ़ता है, ठीक है। मास हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा वो लॉजिकली समझिए कि जो भी होगा उसमें पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, both attraction and repulsion forces act between two charges। दो चार्जेज के बीच अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों फोर्सेस एक्ट करता है, काम करता है, ठीक है। इसमें आते हैं ओनली अट्रैक्शन फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू मासेस, बट दो मास, मान लीजिए ये बॉडी ये बॉडी, ठीक है, तो इसमें भी मास है इसमें, तो इन दोनों के बीच ऑलवेज क्या होता है सर अट्रैक्शन ही होता है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो हमेशा इसमें रिपल्सन नहीं होता है। लेकिन दो चार्जेज के बीच हम लोग जानते हैं कि दो लाइक चार्जेज रहा, सेम चार्जेज प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आपस में रिपेल करेगा, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या, इट इज कंजर्व्ड। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है कि चार्ज जो है वो कंजर्व होता है, मतलब चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय, ये पहले से यूनिवर्स में मौजूद है, पहले से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मौजूद है। इसमें यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तब इसमें चार्ज कर सकते हैं, बॉडी में चार्ज है, मतलब चार्ज पहले से उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में प्रेजेंट है, आप अलग से क्रिएट नहीं कर सकते।
तो इट इज कंजर्व, ये पॉल्यूशन कंजर्व होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इट इज कंजर्व होता है। बट इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, इट इज नॉट कंजर्व, मास कंजर्व नहीं होता है, ठीक है, मास कंजर्व नहीं होता है, बिकॉज मास कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी, क्योंकि मास को हम लोग एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यस, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन जो था, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, इसमें क्या कहा था कि हम एनर्जी को मास में मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो अपने ही न्यूक्लियस को तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब एनर्जी और मास और एनर्जी एक दूसरे क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, मतलब मास का एनर्जी में एनर्जी को मास, तो समझिए इसको, ठीक है। तो देखिए क्या बताया, ये कंजर्व होता है, ये कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि मास को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एनर्जी, ठीक है, ये कंजर्व नहीं होता। इट इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए सपोज कि एक बॉडी है, ठीक है, इस एक बॉडी में 1 2 3 4 तो 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो चार्ज होगा वो 5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, मतलब सब में से B प्लस E प्लस E प्लस E प्लस सब में को ऐड करते हैं ना, तो टोटल चार्ज इसमें मिल गया 5। बट यदि किसी बॉडी को मान के चलिए कि 5 पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 5, तो क्या हम कर सकते हैं, मान लीजिए सब 1 ग्राम ऐसा नहीं, ये कि 5 पार्टिकल है, तो क्या बोल सकते हैं कि पांचों पार्टिकल्स का जो मास होगा वो सेम होगा? तो नहीं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हम लोगों ने देखा है 11th क्लास के चैप्टर में, किसी भी बॉडी में जो मास होते हैं, जो पार्टिकल्स का जो मास होता है, तो प्रत्येक पार्टिकल्स का मास सेम नहीं होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये क्वांटाइज नहीं होता है। यदि हम कहें डायरेक्ट इंटू कर दे नंबर ऑफ इंटीजर से इंटू कर दे डायरेक्ट, जिस तरह से इसमें किया, यदि कहेंगे इस बॉडी का जो टोटल मास है, टोटल मास वो क्या है 5 इंटू प्रत्येक इच पार्टिकल, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक, ये पॉसिबल नहीं, ये क्वांटाइज नहीं होता है। समझ में आ गया? तो इट इज क्वांटाइज्ड, इट इज नॉट क्वांटाइज्ड, ठीक, इट इज इनवेरिएंट। ये हम लोग पिछले क्लास में कहते हैं कि चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है, मतलब ये चेंज नहीं होता है चार्ज। किसी बॉडी में जो चार्ज है, ठीक है, तो वो चाहे वो रेस्ट पे जितना होगा उसका वैल्यू, मोशन में भी उसका वैल्यू सेम होगा, मतलब मोशन के साथ इसके चार्ज के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आती। इसका मतलब चार्ज क्या होता है? इनवेरिएंट होता है, ठीक है, उसके स्टेट के साथ चेंज नहीं होता है। वीडियो में आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दूंगा वीडियो, ठीक है, अब देख सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज वेरिएंट, क्योंकि मास जो होता है वो वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? यस, अभी तक आप लोग सुने होंगे कि क्या मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, बट ऐसा नहीं होता है। मास जो होता है वो वेरिएंट होता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, इसी में आइंस्टीन ने बताया, ठीक है, कि जब कोई बॉडी मूव करता है विद सम वेलोसिटी के साथ वो मूव करता है, तो उसका जो मास होता है वो वेरी करता है, वो चेंज होता है। मतलब कि मान लीजिए कि उसका पहले मास m0 रहता है, तो बाद में मान लीजिए m जो है वो वेरी कर रहा है, कि रेस्ट मास था पहले का मास, अब ये मूव करना शुरू मोशन कर रहा है, तो रेस्ट मास जो उसका था ये m0, ठीक है, और ये चेंज हो रहा है, तो ये हर बार इसके वेलोसिटी के साथ चेंज हो। यहाँ से हर एक चीज का मतलब समझ लीजिए, m वो मास से जो वेरी कर रहा है, m0 क्या है? रेस्ट मास जो इनिशियल शुरुआती था, ठीक है, और रूट अंडर 1 माइनस v, v क्या है? तो v का मतलब हो गया वो जो बॉडी मूव कर रहा है उसका स्पीड, और c4 हो गया लाइट का स्पीड। c4 क्या हो गया? लाइट का स्पीड, इसका वैल्यू क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसके साथ वो चेंज होता है, इसको समझिए। आइंस्टीन से पहले प्लैंक ने भी इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब किया था, प्लैंक अपनी क्वांटम थ्योरी में, ठीक है। तो देखो होता क्या, इस यूनिवर्स में लाइट से अधिक स्पीड किसी का नहीं, ठीक है, लाइट से अधिक स्पीड किसी
का भी नहीं हो सकता, किसी बॉडी का नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब इस यूनिवर्स में सबसे अधिक जो स्पीड है वो लाइट का है। तो देखिए एम नॉट इसको समझिए कि ये v स्क्वायर मतलब किसका स्पीड, उस बॉडी का स्पीड, और ये c स्क्वायर, तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम। तो जो भी वैल्यू आएंगी वो समझिए रूट अंडर 1 माइनस ई 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएंगे, और 1 में से कुछ समथिंग घटेगा तो फिर 0.9 मान लीजिए यहाँ पे 0.05 रहता है, यहाँ पे 0.95 आ जाएंगे, तो रूट अंडर हो जाएगा। तो नीचे का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जैसे नीचे का वैल्यू कम मतलब ये पूरा ओवर वैल्यू अधिक। तो जब किसी का जब कोई बॉडी मूव करता है तो उसका जो मास होता है वो अधिक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज इनवेरिएंट। इस चार्ज का इनवेरिएंट होता है, बट ये क्या होता है, वेरिएंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ इसको समझिए, ये बहुत इजी है। द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज, चार्ज का जो एग्जिस्टेंस है, इसका जो अस्तित्व है, चार्ज जो हो सकता है, इज नॉट पॉसिबल विदाउट चार्ज का एग्जिस्टेंस। चार्ज का एग्जिस्टेंस मास के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब यदि किसी बॉडी पे मास नहीं होगा तो क्या वो बॉडी होगी, तो यदि उसका मास नहीं होगा तो उसका बॉडी नहीं होगा, तो उस बॉडी में चार्ज इमेजिन नहीं कर सकते। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ मास का एग्जिस्टेंस चार्ज के बिना है। मान लीजिए बॉडी है, इस बॉडी पे चार्ज नहीं है तो क्या होगा, इस बॉडी पे पार्टिकल तो कंटेंस है, तो मास हो सकता है चार्ज के बिना, बट चार्ज मास के बिना पॉसिबल नहीं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए।